हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। देखो बच्चों, आज हमारे पास है क्लास 12 का यूनिट नंबर 5 का वीडियो नंबर 10। बेटे ये 5वीं यूनिट का 10वां वीडियो है। और इससे पहले 9 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और बेटे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा जिसमें आप यूनिट नंबर 5 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों। और आज हमारा टारगेट है उत्प्रेरण के सिद्धांत या थ्योरीज ऑफ कैटालाइसिस। इसमें बेटे नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे माध्यमिक यौगिक सिद्धांत या इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। और नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे बेटे विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत या एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। और बेटे उसके बाद हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे हमारा टॉपिक है उत्प्रेरण के सिद्धांत। क्या है बेटे? उत्प्रेरण के सिद्धांत या थ्योरीज ऑफ कैटालाइसिस। तो यहाँ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि उत्प्रेरण के सिद्धांत का क्या मतलब है, अर्थात इस टॉपिक में हम किस बारे में डिस्कस करेंगे। बेटे उत्प्रेरण के सिद्धांत का मतलब पता क्या है? उत्प्रेरण के सिद्धांत का मतलब है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी उत्प्रेरक को हम प्रयोग करते हैं, सुनियो जरा ध्यान से, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में हम किसी उत्प्रेरक को प्रयोग करते हैं तो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को किस तरीके से बढ़ा देता है, मतलब क्या उसका मोड ऑफ एक्शन है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसकी क्रियाविधि क्या है। मतलब उत्प्रेरक ऐसा क्या करता है कि रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है, या फिर ऋणात्मक उत्प्रेरक है तो रिएक्शन के स्पीड को क्यों घटाता है। तो जब हम उत्प्रेरक की बात करते हैं तो सामान्य रूप से बेटे बात होती है अभिक्रिया के वेग के बढ़ने की। तो यदि किसी ने कहा कि उत्प्रेरक, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनती है, एक चित्र बनता है कि उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। सामान्य बात तो यह है, पर आपको पता है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उत्प्रेरक कौन सा है, धनात्मक उत्प्रेरक है या ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो हमें उत्प्रेरण के सिद्धांत में पढ़ना है कि उत्प्रेरक कैसे काम करता है, क्या क्या थ्योरीज, क्या क्या सिद्धांत दिए गए इसकी क्रियाविधि को समझाने के लिए। तो बेटे हमारे कोर्स में है 2 सिद्धांत। कितने सिद्धांत हैं बेटे? 2। और 2 में से पहला सिद्धांत यहाँ मैंने नंबर 1 पे लिखा है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत या इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। तो माध्यमिक यौगिक सिद्धांत या इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी में जो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है उसे कान खोल के सुन लो बेटे। सबसे पहली बात जो बेटे इसमें ध्यान रखनी है वो है कि माध्यमिक यौगिक सिद्धांत केवल समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है बेटे? समांगी उत्प्रेरण की। अब आपको पता होना चाहिए कि समांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ रखी है इसके बारे में यह बात कि समांगी उत्प्रेरण उस उत्प्रेरण अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं। किसमें होते हैं बेटे? एक ही भौतिक अवस्था में। तो यहाँ हम सबसे पहले तो इस बात को सीखेंगे कि माध्यमिक यौगिक सिद्धांत केवल समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या कर सकता है। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत किसकी व्याख्या कर सकता है बेटे? समांगी उत्प्रेरण की। ठीक है। अब इस सिद्धांत में क्या बताया गया उसे सुनो ध्यान से समझेंगे बेटे। इस सिद्धांत में बताया गया कि मान लो आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है, मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे A प्लस B इज इक्वल टू AB। मान लो एक रासायनिक अभिक्रिया है A प्लस B इज इक्वल टू AB, और इसमें हमने उत्प्रेरक C का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है बेटे? उत्प्रेरक C का। तो
इस सिद्धांत में बताया गया कि सबसे पहले क्या होगा। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बेटे। देखो, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा कि उत्प्रेरक क्या करेगा, इनमें से किसी एक अभिकारक के साथ क्रिया करेगा। तो मान लो अभिकारक ए के साथ क्रिया करी उत्प्रेरक ने, सुनियो ध्यान से बिल्कुल। एक अभिकारक के साथ किसने क्रिया करी बेटे, उत्प्रेरक ने क्रिया करी, और एक इस तरह का यौगिक बना लिया AC। क्या बनाया बेटे, AC। यहाँ ए और बी क्या हैं, अभिकारक हैं या रिएक्टेंट्स हैं, और सी क्या है, उत्प्रेरक है या कैटालिस्ट है। तो उत्प्रेरक क्या करता है, अभिकारकों में से किसी एक के साथ क्रिया करता है और बनाता है एक यौगिक, और इस विशेष प्रकार के यौगिक को हम कहते हैं माध्यमिक यौगिक। क्या कहते हैं बेटे, माध्यमिक यौगिक, या आप कह सकते हो इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्या कह सकते हो, इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो ये जो माध्यमिक यौगिक बनता है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे बेटे, फिर क्या होता है भाई, उत्प्रेरक ने किसी एक अभिकारक के साथ क्रिया करी और माध्यमिक यौगिक बना लिया। अब ये माध्यमिक यौगिक क्या करता है, दूसरे अभिकारक के साथ क्रिया करता है, और दूसरे अभिकारक के साथ क्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर देता है। यानी ए और बी आपस में मिलकर बन गया उत्पाद या प्रोडक्ट, और उत्प्रेरक हो जाता है अलग। देखो, उत्प्रेरक अलग हो गया, इन दोनों के रिएक्शन करा के इन दोनों का प्रोडक्ट बना के अपने आप हो गया अलग। तो ये है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। इसमें बताया गया कि उत्प्रेरक क्या करेगा, किसी एक अभिकारक के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा बेटे, माध्यमिक यौगिक बनाएगा, और वो माध्यमिक यौगिक फिर दूसरे अभिकारक से क्रिया करके प्रोडक्ट बना देगा और अपने आप उत्प्रेरक हो जाएगा अलग। ठीक है। तो अब बात आती है कि सर हमें लैंग्वेज में, थ्योरी में क्या लिखना है यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो बेटे सबसे पहले तो हमें लिखना है कि यह सिद्धांत, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, यह सिद्धांत केवल समांगी, समझ रहे ना सब, समांगी उत्प्रेरण, यह सिद्धांत केवल समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। इस चीज को ध्यान रखना है, कभी पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करने के लिए सिद्धांत को समझाइए। तो बेटे यह सिद्धांत केवल समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। इसके अनुसार यानी इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम उत्प्रेरक, इस सिद्धांत के अनुसार या इसके अनुसार सर्वप्रथम उत्प्रेरक किसी एक अभिकारक से क्रिया करके माध्यमिक, क्या लिखेंगे बेटे, माध्यमिक यौगिक, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेता है। क्या बना लेता है बेटे, माध्यमिक यौगिक बना लेता है। अब यह माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक से क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करता है। उत्पाद माने प्रोडक्ट।
उत्पाद का निर्माण करता है तथा, बताओ क्या होगा, तथा उत्प्रेरक अपनी पहली वाली अवस्था में अलग हो जाता है, बताओ समझ में आई क्या बात। ये है बेटे माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। अब इसका एक एग्जाम्पल भी आपको लिखना पड़ेगा। यदि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपके पास कि माध्यमिक यौगिक सिद्धांत को स्पष्ट करो, तो बेटे आपको देना पड़ेगा एक एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा, ध्यान से देखिए। मान लो हमारे पास इथाइल अल्कोहल है और एक इथाइल अल्कोहल और ले रहा मैं, C2H5OH। इथाइल अल्कोहल के 2 अणु लिए और यहाँ लिया तीर के ऊपर कंसंट्रेट H2SO4। इसे आप मान लो उत्प्रेरक। तो क्या होगा, एक अल्कोहल में से तो निकलेगा H और एक अल्कोहल में से निकलेगा OH। ठीक है, देखो ऐसे एक में से निकला H और एक में से निकला OH। मैंने तीर के नीचे लिख दिया -H2O। मैंने तीर के नीचे क्या लिखा बेटे, -H2O। देखो क्या बना, C2H5O C2H5। तो हमारे पास बनता है C2H5 सिंगल बॉन्ड O भी लिख सकते हो आप इस तरह बॉन्ड लगा के, और यदि बिना बॉन्ड लगाए लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम है इथाइल ईथर, या आप कह सकते हो इसे डाई इथाइल ईथर। तो यदि मैं इस रिएक्शन की क्रियाविधि आपको माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के आधार पर समझाऊं ना, कि जब आपने इथाइल अल्कोहल को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करा तो डाई इथाइल ईथर बनता है। तो यहाँ कंसंट्रेट H2SO4 उत्प्रेरक का कार्य करता है, किस तरीके से काम करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। चलो इसके बारे में समझेंगे, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन है। बेटे सबसे पहले क्या होता है, बिल्कुल उसी सिद्धांत के अनुसार चलूंगा। सबसे पहले उत्प्रेरक किसी एक अभिकारक के साथ क्रिया करता है। एक अभिकारक है C2H5OH और इसके साथ कौन क्रिया करेगा, उत्प्रेरक। ये उत्प्रेरक है। H2SO4 को हम लिख सकते हैं H बॉन्ड HSO4। तो जब इसके साथ क्रिया होगी तो बेटे क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, यहां से तो निकलेगा OH और यहां से निकलेगा H। क्या निकला, ये H2O। मैंने तीर के नीचे लिख दिया, साइड प्रोडक्ट को मैं लिख सकता हूं तीर के नीचे, जैसे यहाँ लिखा है -H2O। या फिर यदि यहाँ लिखना आपको पसंद नहीं है तो आप यहाँ भी लिख सकते हो +H2O, यहाँ भी लिख सकते हो। तो इसी तरीके से हमने क्या करा है कि जो हमारे पास उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक ने पहले अभिकारक के साथ क्रिया करी और ये बना H2O साइड प्रोडक्ट, हमने लिख दिया तीर के नीचे, या फिर हम लिख सकते थे यहाँ बाद में। ठीक है, मेन प्रोडक्ट क्या बना, C2H5HSO4। C2H5HSO4 इसे मैं कहूंगा माध्यमिक यौगिक या इंटरमीडिएट कंपाउंड। क्या कहूंगा बेटे, माध्यमिक यौगिक या इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब क्या होगा स्टेप नंबर सेकंड में, स्टेप नंबर सेकंड में होगा कि माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक के साथ क्रिया करेगा। तो हमें माध्यमिक यौगिक की करानी है क्रिया दूसरे अभिकारक के साथ। ये है माध्यमिक यौगिक C2H5HSO4 क्रिया करेगा दूसरे अभिकारक के साथ C2H5OH। तो जब इसके साथ क्रिया करेगा तो बेटे क्या होगा, ध्यान से देखियो, उत्प्रेरक को अलग हो जाना है अपनी पहले वाली अवस्था में, ज्यों का त्यों अलग हो जाना है। तो यहाँ से तो निकलेगा HSO4, ध्यान से देखियो बेटे, और यहाँ से निकलेगा H। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सब। वहां से क्या निकला H और यहाँ से निकला HSO4। देखो क्या निकला अलग, H2SO4। देखो H2SO4 तो बेटे अलग हो गया, मैंने यहाँ लिख दिया। उत्प्रेरक अलग हो चुका है अपने पहले वाली अवस्था में। देखो H2SO4 के फॉर्म में आपने इसे यूज करा था। मेन प्रोडक्ट देखो क्या बना बेटे, C2H5
C2H5, C2H5O, C2H5 डाई इथाइल ईथर। तो इस एग्जाम्पल को आप पेपर में लिखकर आ सकते हो। ठीक है बेटे, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगली बात कर रहे हैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हमें पढ़ना है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत की सीमाएं क्या क्या हैं, यानी कि लिमिटेशंस क्या हैं, कहाँ माध्यमिक यौगिक सिद्धांत काम नहीं करता है, उन बातों को हमें समझना है। ठीक है, तो हमने हेडिंग लिख रखी है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत की सीमाएं या लिमिटेशंस ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है बेटे, पहली कमी, तो सबसे पहली कमी क्या है देखेंगे सब बच्चे ध्यान से। पहली कमी है कि यह सिद्धांत केवल समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या कर सकता है या करता है, ऐसे लिख दो आप। केवल समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। यदि हमें कोई विषमांगी उत्प्रेरण अभिक्रिया हमारे पास हो तो हम उस उत्प्रेरण को बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के आधार पर। ठीक है बेटे, तो पहली कमी तो होगी कि यह केवल समांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। नंबर 2, दूसरी बात बेटे, दूसरी बात है कि यह सिद्धांत उत्प्रेरक वर्धक, बताओ पढ़े थे या नहीं, उत्प्रेरक वर्धक एवं उत्प्रेरक विष की क्रियाविधि, या ऐसे लिख दो क्रियाविधियों की व्याख्या नहीं करता है। मतलब बेटे, यदि हम उत्प्रेरक के वर्धक की बात करें और यदि हम उत्प्रेरक के विष की बात करें, तो यह सिद्धांत जो हमारा माध्यमिक यौगिक सिद्धांत है, ना तो हमें समझा सकता है कि उत्प्रेरक के वर्धक कैसे काम करते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, और ना ही हमें समझा सकता है कि उत्प्रेरक के विष कैसे काम करते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म क्या है। हम माध्यमिक यौगिक सिद्धांत से इन दोनों चीजों को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तीसरी कमी अब देखो क्या है। तीसरी कमी है यह सिद्धांत पीसे हुए का मतलब जिसका पाउडर बना दिया हो, जिसका चूर्ण बना दिया हो, पीसे हुए उत्प्रेरक की क्रियाशीलता, पीसे हुए उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को भी स्पष्ट नहीं करता है। वैसे आपको पता है कि यदि आप किसी उत्प्रेरक को पीस दोगे, उसका पाउडर बना दोगे या उसका चूर्ण बना दोगे, तो उस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है वो भी आपको पता है, मैंने समझाया था बेटे। क्योंकि उसका बढ़ जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और उस पर बढ़ जाती है मुक्त संयोजकताओं की संख्या। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर दूसरे सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं बेटे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत या एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस।
और कुछ किताबों में इसका नाम लिखा हुआ है आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। तो कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत कह दो या फिर आप कह सकते हो मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेटे मैंने लिख दिया है यहाँ इंपॉर्टेंट। इस सिद्धांत को मैंने बीच बीच में आपको कई जगह समझाया है, तो इसलिए आपके एकदम समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। बेटे जो अधिशोषण सिद्धांत है इसमें सबसे पहली खासियत क्या है? इस सिद्धांत की सबसे पहली खासियत यह है बेटे कि यह सिद्धांत, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, यह सिद्धांत विषमांगी, यह सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। समझ में आई बात? किसकी व्याख्या करता है? विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। सबसे पहले तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि कोई पूछे कि अधिशोषण सिद्धांत कौन से उत्प्रेरण की व्याख्या करता है, तो आप कहोगे विषमांगी उत्प्रेरण की। ठीक है, हमारे पास ज्यादातर जो अभिक्रियाएं हैं, उत्प्रेरण अभिक्रियाएं, वे विषमांगी ही होती हैं बेटे। कैसी होती हैं? विषमांगी ही होती हैं। तो यदि इसके सिद्धांत के अनुसार हम चलें तो मैं लिख सकता हूं इसके अनुसार, ध्यान से समझिए सब बच्चे, इसके अनुसार उत्प्रेरक की सतह पर, ये बातें आपको सिखा रखी हैं बेटे पहले से ही, उत्प्रेरक की सतह पर अनेक मुक्त संयोजकताएं, उत्प्रेरक की सतह पर अनेक मुक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं। संयोजकताएं पाई जाती हैं या होती हैं, ऐसे लिख दो। ठीक है, तो उत्प्रेरक की सतह पर होती हैं बहुत सारी मुक्त संयोजकताएं। क्या लिखा बेटे? मुक्त संयोजकताएं। अनेक मुक्त संयोजकताएं होती हैं। जैसे मैं बना सकता हूं यहाँ पे एक चित्र, मान लो आपके पास एक उत्प्रेरक मैंने यहाँ बना दिया बेटे, इस तरह का उत्प्रेरक है आपके पास, मान लो इस तरह का। तो इसकी सतह पर क्या है? ये जो सतह पे मैं बना रहा हूं मुक्त संयोजकताएं हैं। क्या है बेटे? मुक्त संयोजकताएं हैं। और यहां लिख सकते हैं, कोमा लगा दूं, जिन पर अभिकारक, जिन पर अभिकारक के अणु, जिन पर अभिकारक के अणु अधिशोषित, अभिकारक के अणु अधिशोषित होते हैं। यानी इन मुक्त संयोजकताओं पर कौन अधिशोषित हो जाएगा? अभिकारक के अणु अधिशोषित हो जाएंगे, आकर चिपक जाएंगे, आकर रासायनिक बंध बना लेंगे, जिसके कारण अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता सतह पर, किसकी सतह पर? उत्प्रेरक की सतह पर, सांद्रता सतह पर बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। अतः जब अभिकारकों की सांद्रता बढ़ेगी तो क्या होगा बेटे? अतः अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखनी बेटे, इसके चरण निम्न हैं, मतलब कौन कौन से स्टेप हैं जिन्हें फॉलो करता है ये सिद्धांत। ठीक है, निम्न हैं, कौन कौन से स्टेप हैं इस चीज को ध्यान रखना है आपको बिल्कुल। ठीक है, कौन कौन से स्टेप हैं उन्हें देख रहे हैं हम। नंबर 1,
पहला स्टेप, सबसे पहले क्या होगा बेटे, सबसे पहले होगा उत्प्रेरक की सतह पर, ध्यान से समझेंगे, सबसे पहले क्या होता है, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का विसरण। सबसे पहले क्या होता है, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का विसरण होता है, यानी कि उत्प्रेरक की सतह, उत्प्रेरक की सतह पर कौन आ जाते हैं, अभिकारक। जैसे ये उत्प्रेरक है, इसकी सतह पर क्या है, बहुत सारी मुक्त संयोजकताएं, तो इसकी सतह पर कौन आएंगे, अभिकारक आएंगे, ए प्लस बी। मान लो रिएक्शन हमारे पास है ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, मान लो हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं बेटे, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का विसरण होता है, यानी कि उत्प्रेरक की सतह की तरफ, सतह की ओर आते हैं कौन, कौन आते हैं बेटे, अभिकारक ए और बी उत्प्रेरक की सतह की तरफ आ रहे हैं। ठीक है। नंबर 2, ध्यान से समझियो, बिल्कुल ध्यान से बेटे, ये दोनों क्या हैं, अभिकारक। किसकी तरफ को आ रहे, किसके ऊपर जुड़ना चाह रहे, उत्प्रेरक की सतह पर जुड़ना चाह रहे हैं, यानी अभिकारक के अणु उत्प्रेरक की सतह पर आ रहे हैं या आने लग रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का क्या कहते हैं बेटे, विसरण। तो सबसे पहले उत्प्रेरक की सतह पर कौन आएंगे, अभिकारक के अणु आएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद अभिकारक अणुओं का अधिशोषण। तो फिर क्या होगा बेटे, फिर होगा कि जो अभिकारक अणु हैं वे अधिशोषित हो जाएंगे। कहां अधिशोषित हो जाएंगे, उत्प्रेरक की सतह पर। मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां मैं लिख दूं अधिशोषण। अब के बार क्या होगा, अधिशोषण होगा। किनका अधिशोषण होगा बेटे, अभिकारक अणुओं का। किसकी सतह पर होगा, उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषण होगा। देखो जरा ध्यान से, मैं चित्र सही बना रहा हूं। ये तो हमारे पास उत्प्रेरक है और इसकी सतह पर कौन अधिशोषित हो गए बेटे, अभिकारक अणु। ए तो यहाँ अधिशोषित होगा, बी हो चुका है यहाँ अधिशोषित, यानी ए और बी उत्प्रेरक की मुक्त संयोजकताओं पर आकर उन्होंने मुक्त संयोजकताओं के साथ क्या बना लिया है, बंध बना लिया है, या यूं कह दो कि ए और बी अधिशोषित हो गए हैं मुक्त संयोजकताओं पर। ठीक है। नंबर 3, तीसरे स्टेप में क्या होता है, तीसरे स्टेप में बेटे मध्यवर्ती का निर्माण होता है। मध्यवर्ती का निर्माण। तो तीसरे स्टेप में क्या होता है बेटे, मध्यवर्ती का निर्माण, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, मध्यवर्ती के निर्माण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया होना। ऐसे भी लिख सकते हो आप, खाली ऐसे लिख दो कि मध्यवर्ती का निर्माण, या फिर आप लिख सकते हो मध्यवर्ती के निर्माण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का होना। तो होगा क्या, अगले स्टेप में मैं लिख रहा यहाँ बेटे, मैं लिख रहा मध्यवर्ती का निर्माण। मध्यवर्ती का निर्माण कैसे होता है, देखियो ध्यान से। ये हमारे पास उत्प्रेरक है, ये तो है उत्प्रेरक, ये बना दिया हमने क्या बेटे, उत्प्रेरक बना दिया। और उत्प्रेरक की सतह पर क्या थी, बहुत सारी मुक्त संयोजकताएं थी। और बेटे ए और बी यहां आए। एक काम करूं, इस तीसरी लाइन को मिटा दूं, कभी जगह ही ना बचे नीचे समझाने की। ये मिटा दिया मैंने। तो क्या हुआ, ए और बी आए थे और इसके ऊपर अधिशोषित हो गए थे। किसके ऊपर बेटे, उत्प्रेरक की मुक्त संयोजकताओं पर। तो क्या होगा, मध्यवर्ती उसे कहते हैं जब इनके बीच में बंध बनना शुरू हो जाएगा। ये वाले बंध पूर्ण रूप से नहीं टूटते और ये वाला बंध बनना शुरू हो गया है। तो ए और बी के बीच में भी बंध बन रहा बेटे, और इन दोनों ने उत्प्रेरक के साथ भी बंध बना रखे हैं। तो इस विशेष प्रकार के यौगिक को हम क्या कहते हैं,
इस विशेष प्रकार के यौगिक को हम कहते हैं मध्यवर्ती। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे क्या होता है? नंबर 4, उत्प्रेरक की सतह से, उत्प्रेरक की सतह से उत्पाद का, उत्पाद लिख दो या उत्पादों लिख दो, एक ही बात है, उत्पाद का विशोषण। अब क्या होगा बेटे, ध्यान से समझियो, जो आपका उत्प्रेरक है उसकी सतह पे बनेगा क्या बेटे? उत्पाद, यानी कि ये बॉन्ड यहां से टूट जाएंगे दोनों बॉन्ड, और ये बन गया हमारे पास, इतने हिस्से को देखो क्या बना, प्रोडक्ट बन गया। तो मैं लिख सकता हूं विशोषण। अब क्या होगा? अब ये होगा जो हमारा उत्पाद या प्रोडक्ट बना है ए बी, उसका विशोषण माने सतह से हट जाएगा। किसकी सतह से बेटे? उत्प्रेरक की सतह से हट जाएगा। कौन हट जाएगा बेटे, बताओ? उत्पाद, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सतह से हट जाएगा। तो स्थिति क्या डेवलप होगी कि जब ये बॉन्ड हो गया बहुत ज्यादा मजबूत और ये बॉन्ड दोनों जो थे ये टूट गए, तो आपके पास जो उत्पाद बना ए बी, वो बेटे अलग हो गया सतह से। देखो प्लस करके लिखा मैंने ए बी। तो अलग होने को, जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर चिपकता है तो उसे कहते हैं अधिशोषण, और जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ की सतह से अलग होता है तो उसे क्या कहते हैं बेटे? विशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशोषण। नंबर 5, अब वो सतह से अलग तो हो गया, विशोषण तो हो गया। अब नंबर 5 पे क्या होगा? जो उत्पाद है ना बेटे, उत्पाद लिख दो या उत्पादों लिख दो, एक ही बात है। जैसे यहां भी आप उत्पादों भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट के तो बहुत सारे अणु बनेंगे ना। तो उत्पादों का उत्प्रेरक की सतह से, उत्प्रेरक की सतह से दूर विसरण। अब ये जो प्रोडक्ट बन चुके हैं वे उत्प्रेरक की सतह से चले जाएंगे दूर। कहाँ चले जाएंगे? दूर। तो ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत बेटे आपको हर एक हालत में आना चाहिए, बिल्कुल 100%। देखो क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा यह सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। इसके अनुसार उत्प्रेरक की सतह पर अनेक मुक्त संयोजकताएं होती हैं। देखो इसकी सतह पर मुक्त संयोजकताएं हैं जिन पर अभिकारक के अणु अधिशोषित होते हैं। अभिकारक के अणु क्या हो रहे बेटे? अधिशोषित होते हैं, जिसके कारण अभिकारकों की सांद्रता सतह पर बढ़ जाती है। किसकी सतह पर बेटे? उत्प्रेरक की। अतः अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। इसके चरण निम्न हैं। कौन कौन से स्टेप फॉलो कर रहा है? 5 स्टेप। नंबर 1, उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का विसरण। देखो ये अभिकारक किसकी तरफ आ रहे बेटे? उत्प्रेरक की सतह की तरफ आ रहे हैं। नंबर 2, अभिकारक अणुओं का अधिशोषण। अब ये जो उत्प्रेरक की सतह की तरफ विसरित हो रहे थे उनका क्या हुआ? अधिशोषण, यानी सतह पर चिपक गए हैं। उसके बाद नंबर 3, नंबर 3 क्या है बेटे? मध्यवर्ती के निर्माण द्वारा रासायनिक अभिक्रिया होना। तो मध्यवर्ती निर्माण हुआ, यानी कि इनके बीच में भी बंध बन गया, ये वाले बंध टूटे नहीं और बीच में बंध बन गया, तो ये हुआ मध्यवर्ती का निर्माण। और रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई क्योंकि यहाँ हो रही है बॉन्डिंग प्रोसेस, यहाँ बंध बन रहा है और ये वाले बंध जो है टूटने को तैयार हैं पर अभी नहीं टूटे हैं। जब ये वाले बंध नहीं टूटे हैं और ये वाला बंध बन चुका है तो ऐसे विशेष यौगिक को ही हम कहते हैं मध्यवर्ती। क्या कहते हैं बेटे? मध्यवर्ती। नंबर 4, उत्प्रेरक की सतह से उत्पादों का विशोषण। अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा ना, ये क्या होगा? उत्प्रेरक की सतह से अलग हो जाएगा, यानी ये वाले बॉन्ड टूट जाएंगे, जो पुराने बॉन्ड है टूट गए, अलग हो गया। उसके बाद उत्पादों का उत्प्रेरक की सतह से दूर विसरण। ये उत्पाद चले जाएंगे सतह से दूर। ये बताओ समझ में आई क्या बात? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर बेटे अगली बात करेंगे हम। ठीक है, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब बात करेंगे कि हमारा जो आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत है या खाली अधिशोषण सिद्धांत कह दो, वो बहुत अच्छा क्यों है, मतलब उसका क्या महत्व है हमारे पृष्ठ रसायन के अध्ययन में या सरफेस केमिस्ट्री के स्टडी में, किस तरीके से वो हेल्पफुल है, क्या उसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट है। तो हमने हेडिंग लिखा है बेटे महत्व या इंपॉर्टेंस।
क्या हेडिंग लिखा है बेटे? महत्व या इंपॉर्टेंस। इसकी सबसे पहली खासियत क्या है? देखो, इस सिद्धांत की सबसे पहली खासियत यह है कि यह सिद्धांत ध्यान से समझेंगे बेटे सब बच्चे, यह सिद्धांत मुक्त संयोजकताओं, यह सिद्धांत मुक्त संयोजकताओं को, मैं लिख रहा मुक्त संयोजकताओं को स्पष्ट करता है। मतलब जो आपका मुक्त संयोजकता के बारे में हमने इस चैप्टर में बात करी थी कि मुक्त संयोजकताएं होती हैं उत्प्रेरक की सतह पर, वे सारे कंसेप्ट, वे सारी थ्योरीज जो है इसी सिद्धांत की वजह से हमारे सामने आई थी। तो इस सिद्धांत से हमें पता चलता है कि उत्प्रेरक की सतह पर क्या होती हैं बेटे? मुक्त संयोजकताएं होती हैं। नंबर 2, दूसरी बात, यह सिद्धांत, इसकी एक खासियत और है, यह सिद्धांत खुरदरी सतह पर सक्रिय केंद्र, खुरदरी सतह पर सक्रिय केंद्र एवं अधिक मुक्त संयोजकताओं, सक्रिय केंद्र एवं अधिक मुक्त संयोजकताओं की संख्या को भी स्पष्ट करता है। मतलब कहने की बात पता क्या है इसमें? कहने की बात यह है बेटे कि हमने पढ़ा था कि मान लो कोई उत्प्रेरक है और उसकी सतह है खुरदरी। कैसी है बेटे? खुरदरी है, यानी कि कहीं दरार है, कहीं उभार है, कहीं कोने हैं। तो खुरदरी सतह होने पर उत्प्रेरक अधिक क्रियाशील क्यों हो जाता है? तो इस सिद्धांत ने हमें बताया इसलिए हो जाता है क्योंकि खुरदरी सतह पर बनते हैं बहुत ज्यादा सक्रिय केंद्र और वहां पर होती हैं बहुत ज्यादा मुक्त संयोजकताएं या फ्री वैलेंसीज। तो इस सिद्धांत से हमें पता चलता है कि यदि किसी उत्प्रेरक की सतह खुरदरी है, या फिर यूं कह दो यदि किसी उत्प्रेरक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो वो उत्प्रेरक अधिक क्रियाशील क्यों होता है। ठीक है। नंबर 3, तीसरी बात देखो जरा ध्यान से बेटे, मैं लिख रहा है यहां, लिखते हुए समझेंगे। यह सिद्धांत उत्प्रेरक वर्धक, यह सिद्धांत उत्प्रेरक वर्धक व उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक वर्धक व उत्प्रेरक विष दोनों की पूर्ण रूप से व्याख्या करता है। तो इन दोनों की बेटे व्याख्या कर सकता है केवल हमारा आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। क्योंकि जब मैंने आपको उत्प्रेरक के वर्धक समझाए थे और उत्प्रेरक विष समझाए थे, तो दोनों की क्रियाविधि में एक बात समझाई थी कि जो उत्प्रेरक वर्धक होते हैं ना, वे उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं और वहां से कुछ परमाणुओं को उखाड़ के ले जाते हैं, जिसकी वजह से उत्प्रेरक की सतह हो जाती है खुरदरी, और सतह खुरदरी होने से वहां पर बन जाते हैं सक्रिय केंद्र, या फिर आप कह सकते हो कि वहां बेटे क्या होता है, मुक्त संयोजकताओं की संख्या बढ़ जाती है। और जब मुक्त संयोजकताओं की संख्या बढ़ जाती है तो ज्यादा से ज्यादा अभिकारक अणु वहां अधिशोषित हो सकते हैं, जिसकी वजह से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है यदि आप इस्तेमाल करोगे किसी वर्धक का। तो इस थ्योरी के बेस पे ही तो मैंने बेटे एक्सप्लेन करा था वहां कि वर्धक किस तरीके से काम करते हैं। और यदि हम बात करें उत्प्रेरक विष की, तो उत्प्रेरक विष को भी हमने इसी थ्योरी के बेस पे एक्सप्लेन करा था। वहां बेटे आप याद करो, आपको समझाया था कि जब उत्प्रेरक विष के अणु आएंगे उत्प्रेरक की सतह पर, तो क्या होगा कि वे उत्प्रेरक की सतह पर बेटे चिपक जाएंगे, अधिशोषित हो जाएंगे और वहां से बेचारे हट नहीं सकते हैं, बस चिपक सकते हैं वहां।
जिसकी वजह से वे मुक्त संयोजकताओं को बिल्कुल खत्म कर देंगे और अभिकारक अणुओं के लिए कहीं भी जगह नहीं छोड़ेंगे कि तुम आओ और यहाँ चिपक जाओ और अपनी सांद्रता बढ़ाओ और अभिक्रिया के वेग को बढ़ाओ। तो दोनों थ्योरी जो मैंने वहां एक्सप्लेन करी थी उसका आधार था हमारा आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत। तो इस सिद्धांत की ये खासियत है बेटे। अब हम कर रहे बात कि हमारी जो किताब है ना, उस किताब में एनसीईआरटी की बुक में कौन कौन से क्वेश्चन हमारी थ्योरी से रिलेटेड हैं जो हमने आज टॉपिक पढ़ा है। एक बेटे क्वेश्चन मुझे मिला है पाठ्य निहित का कौन सा क्वेश्चन है ये है पाठ्य निहित का छठा क्वेश्चन। पाठ्य निहित के छठे क्वेश्चन में कहा है कि उत्प्रेरण के प्रक्रम में विशोषण की क्या भूमिका है। इन्होंने कहा है कि उत्प्रेरण के प्रक्रम में विशोषण की क्या भूमिका है। अब बताओ, ये क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारा बेटे उत्प्रेरण की क्रिया है उसमें विशोषण की क्या भूमिका है। मैं बताऊं क्या भूमिका है, सुनियो ध्यान से, अभी हमने पढ़ ली सारी बातें। मान लो आपका जो कोई उत्प्रेरक है और उस उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हुआ है अभिकारक के अणु ए और बी और उन्होंने बना लिया है मध्यवर्ती। और मध्यवर्ती बनाने के बाद, जैसे मैं यहाँ चित्र से समझाऊं कि मान लो आपके पास कोई उत्प्रेरक है और उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक के अणु अधिशोषित हो चुके हैं ए और बी और उन्होंने बना लिया है यौगिक यानी उत्पाद ए बी में कन्वर्ट हो गए। तो जब ए बी में कन्वर्ट हो गए यानी उत्पाद बन चुका है तो इन्हें उत्पाद को यहां से हटना पड़ेगा। यहां से क्या होना पड़ेगा, हटना पड़ेगा, जिसे आप कहते हो विशोषण। क्या कहते हो बेटे, विशोषण। उत्पाद जब यहां से हटेगा यानी विशोषण उत्पाद का होगा तभी तो जगह खाली होगी यानी मुक्त संयोजकताएं पुनः क्या हो जाएंगी, मुक्त हो जाएंगी। और जब मुक्त संयोजकताएं फिर दोबारा से खाली या मुक्त हो जाएंगी तो नए अभिकारक अणुओं को स्थान मिलेगा अधिशोषित होने का। तो ये भूमिका है विशोषण की। तो हमारा क्वेश्चन है कि उत्प्रेरण के प्रक्रम में विशोषण की क्या भूमिका है। तो हम लिखेंगे विशोषण के द्वारा बनने वाले उत्पाद, यहां कोमा लगा लियो, उत्प्रेरक की सतह से अलग हो जाते हैं। उत्प्रेरक की सतह से अलग हो जाते हैं। ठीक है। अब मुझे यूं बताओ, विशोषण के कारण ही तो ये यहां से हटके अलग हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे, जिससे संयोजकताएं पुनः यानी दोबारा मुक्त हो जाती हैं। संयोजकताएं क्या हो जाती हैं, पुनः मुक्त हो जाती हैं तथा दूसरे अभिकारक अणुओं को अधिशोषित होने का मौका मिलता है। बताओ समझ में आई क्या बात, अधिशोषित होने का मौका मिलता है। तो जब बनने वाला उत्पाद विशोषण के द्वारा सतह से अलग हो जाएगा तभी तो मुक्त संयोजकताएं पुनः मुक्त हो पाएंगी, दोबारा खाली हो पाएंगी और नए अभिकारक के अणु वहां जगह ले पाएंगे। ठीक है।
जैसे आप कक्षा 12 में हो, तो कक्षा 12 पास करने के बाद आप इंटर कॉलेज से चले जाओगे बाहर और आपकी सीटें हो जाएंगी खाली। तो कक्षा 12 में जब भी तो मौका मिलेगा कक्षा 11 के बच्चों को आने का, यानी नए बच्चों को इतना अच्छा सिलेबस पढ़ने का मौका तब मिलेगा जब सब आपके साथी और आप पास होके चले जाओगे कक्षा 12 में से, ठीक है। एंड द सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दिस केस, इस केस में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है बेटे। जो उत्पाद बनता है उसे अलग होना होता है उत्प्रेरक की सतह से, जिसे हम कह सकते हैं विशोषण, और वो विशोषण के द्वारा अलग होगा तभी नए अभिकारक अणुओं को मौका मिलेगा वहां आने का, ठीक है बेटे। अब एक क्वेश्चन और है, कौन सा है ये, अभ्यास का 7वां। हमारा जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। और बेटे 7वें क्वेश्चन में कहा है विषमांगी उत्प्रेरण में अधिशोषक की क्या भूमिका है। क्वेश्चन है विषमांगी उत्प्रेरण में अधिशोषक की क्या भूमिका है। सारी भूमिका ही अधिशोषक की है बेटे। मुझे एक बात बताओ, अच्छा आप यूं बताओ कि जो उत्प्रेरक है वो उत्प्रेरक एक अधिशोषक ही तो है, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे उत्प्रेरक कोमा अधिशोषक का कार्य करता है, अधिशोषक का कार्य करता है। उसकी भूमिका को स्पष्ट कर रहे हैं हम, किसकी, अधिशोषक की, कि उत्प्रेरक ही तो अधिशोषक है। तो हम लिखेंगे इसकी मुक्त संयोजकताओं पर, इसकी मुक्त संयोजकताओं पर अभिकारक अणु अधिशोषित होते हैं। ध्यान से समझियो, बिल्कुल मैंने सारी बातें बेटे आपको सिखा रखी हैं। मुक्त संयोजकताओं पर कौन अधिशोषित होते हैं बेटे, अभिकारक अणु अधिशोषित होते हैं, जिसके कारण सतह पर, सतह किसकी सतह पर, उत्प्रेरक की, या पृष्ठ पर ऐसे भी लिख सकते हो, जिसके कारण सतह पर उनकी माने किनकी, अभिकारक अणुओं की, उनकी सांद्रता बढ़ जाती है। उनकी सांद्रता क्या हो जाती है बेटे, बढ़ जाती है। अतः टक्करों की संख्या, ये बात एक दिन समझाई थी आपको, टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है। बेटे टक्करों की संख्या भी बढ़ जाएगी क्योंकि सांद्रता बढ़ गई ना, जिससे उत्पाद माने प्रोडक्ट, जिससे उत्पाद अधिक तेजी से बनता है। अधिक तेजी से क्या लिखेंगे बेटे, अधिक तेजी से बनता है। अतः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ये भूमिका है अधिशोषक की। उत्प्रेरक एक अधिशोषक ही तो है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज की पढ़ाई, आज का टॉपिक और आज के क्वेश्चंस आपकी समझ में आए होंगे। बेटे मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूं कि किसी भी टॉपिक को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाए, जिससे आपको न केवल 12वीं में अपितु कक्षा 12 के बाद ग्रेजुएशन में और नीट में
JEE में या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूरा सपोर्ट मिले और आपको जो है पूरा जड़ तक या नींव तक और नींव से लेके शीर्ष तक सारी चीजें पता होनी चाहिए टॉपिक के बारे में। ठीक है बेटे, बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जिस भी यूनिट को या चैप्टर को पढ़ना है उसे बेटे प्ले लिस्ट में जाकर ही पढ़ना है। प्ले लिस्ट में जाओ और शुरू से पढ़ना शुरू कर दो और अपने नोट्स बेटे बनाने चाहिए, क्योंकि हाथ से लिखे हुए नोट्स जितना अच्छा काम करते हैं उतना अच्छा काम कोई दूसरे नोट्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। सबसे अच्छे नोट्स में है जिन्हें आप अपने हाथ से लिखते हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि बेटे पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन और किसी भी विद्यार्थी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है आलस्य, जिसे हमारे देश में कहते हैं आलस या आलकस। तो ये जो आलस्य है ये विद्यार्थी का सबसे बड़ा दुश्मन है, इस बात का ध्यान रखना है। यदि आपको जिंदगी में सफल होना है तो आलस्य को दूर भगा दो बिल्कुल एकदम, और पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे आपकी जिंदगी बहुत मजेदार होने वाली है। यदि आप पढ़ाई करते हो तो आपकी लाइफ, आपका भविष्य बहुत बढ़िया होगा, बहुत फर्स्ट क्लास होगा। इस बात की बेटे 100% गारंटी है। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।